बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूँ रुहैल अकबर। मेरे साथ आज बड़ी मरूफ शख्सियत जनाब अदरीस तबस्सुम साहब और फ़ारूक आज़ाद साहब मौजूद हैं। तो मौजूदा सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। इलेक्शन के हवाले से, PDM के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है उस हवाले से, और ख़ास कर केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से जो आजकल बातें चल रही हैं उस पर हम बात करेंगे। तो फ़ारूक साहब, बात की इब्तिदा आपसे करते हैं कि एक तो आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है उस हवाले से बताएं, क्या होने जा रहा है वहाँ पे? PTI की गवर्नमेंट बनेगी या जरदारी साहब की कोई गेम उधर चल रही है? PTI की अक्सरियत होने के बावजूद वहाँ पे अभी तक PTI अपना कोई बंदा नहीं दे सकी। तो कहा यह जा रहा है कि साबिक सदर जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो कोई ना कोई उधर गेम करने की पोजीशन में भी हैं, कर भी रहे हैं, और जो सदर हैं उनके साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बनाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा? PTI कहाँ खड़ी हो गई? और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अगर मौजूदा हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाने में नाकाम रही तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट जब इसका आखिरी दिन होगा ये ख़त्म हो जाएगी। सदर पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिसके बाद ये केयर टेकर गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, और पंजाब में और सिंध KPK में जो वहाँ के स्पीकर हैं वो बतौर वज़ीर आला चार्ज संभालेंगे केयर टेकर, और फिर वो इलेक्शन करवाएंगे। तो इस सूरत हाल पर अदरीस तबस्सुम साहब से हम बात करेंगे। तो फारूक साहब, फिर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बताएँ थोड़ा सा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि वहाँ जब भी कोई हुकूमत बनी है तो उसमें मुख्तसर हल्के जो है वही फैसला करते थे कि किसने वहाँ पे क्या बनना है। और इसमें आज़ाद कश्मीर में आपको पता है जो 12 हल्के ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हैं आज़ाद कश्मीर असेंबली के, और वो हल्के जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान के असर में होते हैं, और यहाँ से जो MLA मुंतखब होते हैं वो समझें कि वो एक एडवांटेज दिया गया है कि ये 12 वो किसके होते हैं? एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं या जिस पार्टी से जीते हैं उसके होते हैं? एक आध शायद ना हो, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ही इसका फैसला करती है वहाँ आज़ाद कश्मीर में। लेकिन ये अब पहली दफ़ा हो रहा है कि ये वो जो वहाँ के MLA हैं इसमें कोई बिल्कुल शुबा नहीं है कि वो बिकाऊ माल हैं, और वहाँ पे इस वक्त भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन जो एक मसला है वो फैसला क्यों नहीं कर सके कि अभी वो भी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देख रहे हैं कि वो क्या होता है। अगर बिल्कुल ये ज़ाहिर हो जाता है कि बाकी इदारों की तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जो है ना वो इस गेम में शामिल है, तो फिर तो वहाँ पे जो है सिंपल जो है ना PTI की हुकूमत को कतई नहीं बनने दिया जाएगा। इसी सिर्फ रोज़ाना जो डिले हो रहा है वो इसीलिए। और आज़ाद कश्मीर के जो MLA मुंतखब MLA हैं पहले उनका कौन सा किरदार कोई ऐसा रहा है कि जो हम कहें कि वो बड़े फालसा हैं, तो वहाँ तो अभी कोई अंदाज़ा, कोई खबर, कोई चूहा रिपोर्ट जो होती है वो आई है कि कितने पैसे में एक MLA जो है वो उसकी कीमत लगी है? अभी तो जो है ना असेंबली में पूरे लोग ही नहीं बैठ रहे, और रोज़ाना ही इजलास जो है वो कैंसिल हो रहा है। उसमें एक जो कहा जाता है कि जी PTI का जो ग्रुप है जो, और एक ग्रुप और उसके साथ साथ फिर पीपल्स पार्टी और फिर नून लीग भी वो चौधरी रशीद की सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि पीछे बैरिस्टर साहब भी जो है जो PTI ग्रुप की सरबराही है उनके पास, वो चाह रहे हैं कि सुना यही है कि वो चाह रहे हैं कि चौधरी रशीद को बनाया जाए ताकि फिर चौधरी रशीद साहब को जो थोड़ी कुछ अर्से के बाद उतार के फिर बैरिस्टर साहब जो है वो वज़ारत उज़्मा संभालेंगे। लेकिन कल तक ये जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता वहाँ के लोग भी तजब्जुब का देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तक आइन और कानून पे पहरेदारी का जो काम है वो कर रही है। तो अदरीस तबस्सुम साहब, पीपल पार्टी इस वक्त PDM का हिस्सा तो नहीं है, बाकायदा उसका हिस्सा नहीं है, मगर गवर्नमेंट में शामिल है। जरदारी साहब कह रहे हैं कि बिलावल मौलाना साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए, मगर वो उन्होंने कहा जी उनका मौक़िफ़ बड़ा सख्त है, वो नहीं मान रहे। तो ये अंदर की गेम क्या है? दूसरा ये बताएं कि जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट का टाइम ख़त्म होगा तो सुनने में आया है कि सदर पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे
कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो अपना काम करने आई थी 90 दिन में इन्होंने इलेक्शन करवाना था, वो करवाने में नाकाम रही है। तो वो एक नोटिफिकेशन के जरिए इनको ख़त्म करेंगे और जो स्पीकर होंगे दोनों सूबों के, वो बतौर वज़ीर आला चार्ज संभाल के फिर वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। देखिए जी, बात ये है कि मैं इस तफसील में तो जाना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन मेरे सामने पाकिस्तान की एक पूरी तारीख है। बिल्कुल सही। क्योंकि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है कि जिसके गले में जो ढोल डाला गया था 16 दिसंबर को, ठीक है, वो क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर डाल दी गई, जबकि अय्यूब खान और आपके याहिया खान, उन्होंने जो कुछ बंगालियों के साथ किया था, ठीक है जी, बिल्कुल सही, वो उसका एक रद्द अमल था। जब मुजीब ने अपने जो नुकात दिए थे, ठीक है, उन नुकात को अगर उस पर अमल दरामद होता तो आज हमारा मगरिबी और मशरकी पाकिस्तान कायम होता। सही, ये हमारे लिए हम बड़ी बदकिस्मती का वो है कि उस वक्त जो एक अवामी दौर था और अवाम के पास, क्योंकि यहाँ 44 सीटें थीं और उधर वहाँ 100 गालिबन 18 सीटों पर मुझे यानी 56% 100% उन्होंने कामयाब हुआ था, तो ये उनका हक था। जबकि 56% पॉपुलेशन भी उनकी थी, हमने उनको इक़्तिदार नहीं दिया, हमारी रियासत ने। ये बहुत बड़ा एक अलमिया था हमारे मुल्क के वास्ते के। और फिर हमारे साथ कुछ मजहबी ऐसी जमातें थी कि जिस तरीके अल-शम्स और अल-कदर, वो 2-3 जमातें जो थी अल-शम्स और ये बनाए गए, ठीक है जी। अब जब उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर ने बंगाली जो डेमोन्स्ट्रेशन थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, मारा गया, तो जाहिर है उन्होंने मुक्ति बाहिनी की शक्ल के अंदर एक ताकत सामने आ गई। जब वो ताकत सामने आ गई तो उसके बाद उनके खिलाफ फिर वही रियासत का जो एक तरीका होता है कि अवाम दोस्त कोई भी हुक्मरान आएगा वो रियासत को मंजूर बिल्कुल नहीं है। उस वक्त आपको मालूम होगा कि जब इलेक्शन हुए और एक हुकूमत चलाने की कोशिश की गई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। उन्होंने जो 4 उलमाओं के दस्तखत कराए थे मजहबी जमातों के, जिसमें एक शाह अहमद नूरानी साहब थे, अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी थे, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब थे और वो जमात इस्लामी के तुफैल मोहम्मद साहब थे। तो मैं ये कहता हूँ कि भुट्टो साहब के पास जब 28 सीटें थी, अरे वो मेजॉरिटी में थे, आपने जरूरी 4 मुल्लाओं की जो उस पे वो करनी थी। हमेशा मुल्ला एक पासू की हैसियत रखता है पाकिस्तान में, जो मजहबी जमातें होती हैं जितनी, हर रियासत 2-4 अपने बगल के अंदर मजहबी जमातें रखते हैं एक्सप्लॉइट करने के वास्ते। और हमारे जो मुल्क की जो अवाम है बेचारी पसमानदा है, अनपढ़ है, सियासत नहीं जानती। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर जिस वक्त तहरीक शुरू की, उस जमाने में आपको मालूम होगा कि 9 यानी जो जमातें थी PNA की 9 सितारों के नाम से वो हुआ और निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे लगे थे, क्योंकि वो भी उस वक्त लूट मार, खाना पीना जो भी था, 18 साल तक इस मुल्क को आइन ही नहीं मिला था। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन दिया था तो उसका कसूर क्या था? उसने शऊर भी दिया था लोगों को। तो अब वो शऊर अब जब आया, एक शख्स आया जो कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान डिप्लोमेट नहीं है, ठीक है, डिप्लोमेट ना होने की वजह से, और उसके अंदर एक डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि एक जज्बाती आदमी है। और उसने जो तारीख उठा के देखी कि तमाम जनाब लूट मार करके तमाम जितने इदारे हैं वो सारे लूट मार कर रहे हैं, करप्शन हो रही है, और जितनी पार्लियामेंटेरियन थे, जो भी थे, MLA थे, MP थे, सबने लूट मार की। और उन्होंने जुडिशरी को कहा ठीक है जी जनाब ये देखें इनके लिए क्या है। लेकिन 35 साल के अंदर जो एक तबका था जिसने आपके एडमिनिस्ट्रेशन को, आपके इदारों को खरीदा, तमाम सिस्टम को करप्ट करके रख दिया, तो वो करप्ट सिस्टम जो है उसमें 13 जमातें शामिल हैं, ठीक है जी, PDM की 13 जमातें शामिल हैं। अब मुझे बताइए कि जब 13 जमातें शामिल हो गई, एक अकेला, मैं कोई उसका फॉलोवर नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक क्योंकि पीपल पार्टी से है और मैं लेफ्ट का आदमी हूँ, तो मैं इसलिए कहता हूँ हम तो सच्चे लोग हैं, सच्ची बात जानते हैं, हम मुहिब वतन हैं, इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, इस मुल्क की आवाम की बेहतरी चाहते हैं। ये मुल्क आखिर कहाँ जाएगा? अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होना चाहिए कि मियाँ जो मुनीर का फैसला था, जस्टिस मुनीर का, वो क्या फैसला था?
उसके बाद जो जुडिशरी के जो जितने भी मामला आते रहे, मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि जुडिशरी पर मतलब एक मुकद्दस इदारा है, आजकल तो बड़ी बातें हो रही हैं लेकिन मैं क्योंकि एहतराम करता हूँ कानून का, अभी क्योंकि पासबान है ये कानून के, ठीक है जी। जो कानून साजी होती है करनी तो पार्लियामेंट में होती है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इदारे बनाए जाते हैं। अभी आपने बात की कानून साजी की, क्या आप समझते हैं कि जो कौमी असम्बली में बंदे बैठे होते हैं एमएलए, क्या उनको कानून साजी के हवाले से कुछ इल्म होता है? वो तो सारा साल चुप करके गूंगे बन के बैठे होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता ये बिल आ रहा है जा रहा है क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या मुहर्रकत है, कौन लेके आता है ये बिल? बदकिस्मती ये है कि जो बिल पेश किया जाता है एमएनए एमपीए, आपको भी मालूम है हमारे देहातों में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने हिस्ट्री से वाकिफ हैं, तो पढ़ना भी नहीं आता, उन्हें लिखना नहीं आता। अगर कोई बिल पेश होता है तो रियासत की तरफ से उसके कान में कोई सेक्रेटरी कह देता है कि आपने ये पेश करे, तो उसकी फ्रेमिंग जब करनी होती है वो रियासत ने करनी होती है। रियासती इदारे हैं, सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट के, उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी जो लीगल फ्रेमिंग जो होती है करप्शन की और उसके अंदर उसको शक्ल को दे दिया जाता है। ये कोई मुल्क है हमारा? कोई देखे ना, दुनिया में बांग्लादेश कल अलहदा हुआ है, हिंदुस्तान से हम अलहदा हुए हैं, उनकी ट्रेड देख लें, उनका एक मुकाम देख लें, उनके तरक्की का आलम देख लें कि हमसे कहीं ज्यादा है, उनके जीडीपी उनका हमसे ज्यादा है। हम कहाँ खड़े हैं? हम भीख मांग रहे हैं अभी तक। यहाँ आटे की लाइन लगी हुई है और आटा क्या जाने लोग जा रहे हैं, बच्चे पाँव से नीचे लिए। ये किस लिए बनाया गया था मुल्क? बना नहीं, ये तकसीम किया है। ये जो अंग्रेज था, अंग्रेज ने आने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होती तो मुल्क भी तकसीम ना होता। बंगाल को तकसीम किया, पंजाब को तकसीम किया। ये कैसा पाकिस्तान बना है? पाकिस्तान इसलिए बना था कि हमारी माँ बहन बेटियां जो है आटे की लाइन में लगें, पानी की लाइन में लगें। मुझे बताइए कि ये मुल्क में जहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मैसर होती, वो मुल्क एटम बम बनाता है। मैं तो एटम बम के खिलाफ हूँ। इंडिया बनाए या दुनिया में कोई शख्स बनाए, एटम बम जो है कोई वॉर वेपन नहीं है, बल्कि वो बनी हुई इंसान के लिए तबाही है और इस नेचर के वास्ते भी नुकसानदेह है। इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा। अच्छा, एक और कि आपने अभी आइन का जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी के कायद मोहतरम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ये आइन दिया, उससे पहले मुल्क में आइन नहीं था। अब वही जमात जो आइन बनाने वाली है वही आइन के खिलाफ चल रही है, वही अदालतों को नहीं मान रही, वही कहती है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना, वही सलूट मार के जो कानून बने थे उसको उन्होंने ख़त्म किया मिलके सब असम्बली में, जो नैब के अभी कानून ख़त्म हुए तो इनके करप्शन के केस ख़त्म हो गए। तो ये क्या जुल्फिकार अली भुट्टो का यही नज़रिया था जो आप लेके चल रहे हैं? देखें जी, बात यह है आज के दौर में मुख्तलिफ डायमेंशन हैं। ठीक है, करप्शन की डायमेंशन, ठीक है जी, डायमेंशन सियासी, समाजी और लूट मार की बेशुमार डायमेंशन है। इस डायमेंशन के अंदर कोई कानून, कोई आइन आपका अहाता नहीं कर सकता, समझे? जब तक इसको पूरा सिस्टम को बुलडोज ना किया जाए, जब तक पूरा सिस्टम बुलडोज नहीं किया जाता। आपकी जुडिशरी है, 5 पिलर होते हैं जनाब यार। एक आपकी रियासत होती है, एक आपकी पार्लियामेंट होती है जनाब, पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिशियंस होते हैं, दूसरे आपकी मीडिया होती है, तीसरे जनाब जुडिशरी होती है, ठीक है जी। तो ये मुझे बताएं कि जब 4-5 ही आपस में एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन नहीं है, दस्तूर है और एक दूसरे की बात ना मानते हैं, बल्कि तो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम पीडीएम से और तमाम जमातों से कहना चाहता हूँ, इस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि आपको श्रीलंका का अंजाम याद रखना चाहिए, क्योंकि अब गली गली के अंदर लड़ाई होती है, आटे के ऊपर, रोटी के ऊपर। घर में भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, माँ बहन भाई बेटे, क्योंकि रोटी बहुत महंगी हो गई है। एक शख्स की अगर आमदनी नहीं है, उसके 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, तो रोटी पर घरों में लड़ाई होती है। ये घरों की लड़ाई जब इन हुक्मरानों के घरों तक और उनके गरेबान तक पहुँचेगी तो डरो उस वक्त से। मैं इन तमाम पाकिस्तान के जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूँ कि डरो उस वक्त से जो कि श्रीलंका जैसा आपका अशर हो जाए, क्योंकि तमाम सबका जो रुख है आज, हर शख्स ये कहता है कि ये जो कुछ गुर्बत है, ये जो कुछ परेशानी है, खुदा का जो खौफ है कि मुझे तो वो याद है अयूब खां का दौर,
कि जब हबीब जालिब ने कहा था 1 रुपए का 2.5 किलो आटा, उस पर भी सन्नाटा। सन्नाटा। वो यार आज 170 रुपए आटा मिल रहा है। आटा बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है अच्छा फारूक साहब, एक मिनट आपसे ये पूछना है मैंने कि एक तो जो इलेक्शन की सूरत हाल थी, दूसरा पीडीएम को उन्होंने बुलाया सारी जमातों को सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने इनकार कर दिया, मेरा ख्याल कल कोई भी नहीं जाएगा। और इसके अलावा पंजाब में जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, मोहसिन नकवी वज़ीर आला है, वो वैसे काम तो अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो पिछले 74-75 साल में नहीं हुए। तो जो प्रमोशनों का था, उन्होंने जल्दी उन्होंने कहा इनकी प्रमोशनें करो। 20-20 साल से 15-15 साल से लोगों की प्रमोशन नहीं हुई, और इस तरह के और बहुत सारे काम हैं। अभी उन्होंने कल कोई 300 के करीब लाइसेंस थे जो अरसा दराज से रुके हुए थे पेट्रोल पंप के, उन्होंने कहा वो निकालो। जो काम रुके हुए थे वो कर रहे हैं। ये तय कि जब ये गवर्नमेंट चली जाएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, 90 दिन में इलेक्शन करवाने में नाकाम हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो सेटअप बनेगा वो कैसा सेटअप होगा? ये सेटअप 90 दिन की तो आप लंबी बात क्या ये इलेक्शन होंगे भी या नहीं? इससे पहले बहुत कुछ हो जाना है। अब जो मुल्क इस नहज पे पहुंच गया है कि अब फौरी इस पे फैसले की जरूरत है। देखिए, एक तरफ सारी माफिया जो है ना, उसमें जो करप्ट इदारे हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो सारी ये दुनिया हो चुकी है कौम की। जो करप्ट सिसिलियन माफिया और उसके साथ जो लोग हैं वो एक तरफ हैं, और बाकी जो मजबूर किसी भी आवाम और जो अवामी शऊर रखने वाले लोग हैं वो दूसरी तरफ है। तो अब ये डिसीजन हो जाना चाहिए कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। जैसे कि अभी अजीज तबस्सुम भाई ने कहा था कि ये सारा निज़ाम बुलडोज हो जाना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, फूंक डाले ये ज़मीन व आसमान मुस्तार, और खाकस्तर से आप अपना जहां पैदा करें। तो अब जब तक ये निज़ाम बुलडोज नहीं होता, ये नहीं। अब आपने कहा ना कि वज़ीर आला पंजाब में एकदम ये तनख्वाहें रुके हुए थे, लेकिन इस वक्त इन सारी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों को में इजाफा करना, इंक्रीमेंट लगाना, ये क्या जाहिर करता है? ये केयर टेकर हुकूमत आई है। केयर टेकर हुकूमत का काम है इलेक्शन कराएं और जो बाख्तियार अवामी नुमाइंदा है वो उसका डिसीजन ले। ये अच्छा, अभी अजीज तबस्सुम साहब ने बात की थी रोटी की, कि रोटी महंगी हो रही है, इनकलाब आएगा। वो 50 रुपए अस्टाम पे मुल्क से बाहर भागने वाला वो कह रहा था कि जी $500 का हो जाएगा। $500 का हो गया तो रोटी तो 100 रुपए की मिलेगी। उनकी दौलत बढ़ जाएगी, उनकी दौलत बढ़ जाएगी। पेट्रोल जो है वो भी 500 पे चला जाएगा। देखो जी, मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ लोग लंदन से आए थे, मेरे मिलने वाले दोस्त थे। ठीक है, वो बड़े गुस्से में थे जिस वक्त ये डार साहब तशरीफ लेकर आए। आते ही इन्होंने डॉलर के पता नहीं कितने पैसे कम किए। तो जब कम किए तो इन्हीं का एक माफिया जिन्होंने बाहर बैरूनी मुल्क से भी और पाकिस्तान से भी सारे डॉलर्स खरीद लिए, अरबों रुपए के डॉलर खरीदे। जब अरबों रुपए के डॉलर इन्होंने खरीदे, उसके बाद रेट चढ़ा दिए गए। तो उसमें इन लोगों का फायदा है। ये जो डॉलर माफिया जो है ना, गरीब बनता है तो डॉलर देखता भी नहीं। गरीब ने तो शायद डॉलर देखे भी ना हो, बल्कि डॉलरों की लड़ाई इन्हीं चोरों की है। बात बताऊं कि ये जो सियासतदान, गरीब बंदा तो 5000 का नोट नहीं देगा। सियासतदानों ने हमें जो है ना मकरूज कर दिया, हमारे आइंदा आने वाली नस्लों को मकरूज कर दिया। इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई है और इस तरीके से दौलत जो है इकट्ठी की है। डॉलरों के बक्स जहाज़ों पर भर के बाहर भेज दिए हैं, और ख़ुद आप समझते हैं कि इन्होंने कितने मनी लॉन्ड्रिंग कितनी की है। तो ये पाकिस्तानी हम नहीं, हमारी आने वाली नस्लें भी जो है ना, अब उनको ये गुलामी का तौक पहना के गए हैं। और अगर अभी भी ये हम नहीं समझे इन बातों को, तो फिर आइंदा हमारे लिए जो है ना, देखिए मैं एक बात सुनी है कि जब नेहरू इंडिपेंडेंस के बाद गांधी के पास गए और उनसे पूछा कि हमें आइंदा क्या करना चाहिए, आप कोई मशवरा दें। तो उन्होंने कहा कि देखिए बात सुने, तीन चीज़ों को महंगी ना करना, आप हुकूमत करते रहेंगे। मैं कहा जी, एक तो आप आटा महंगा नहीं करना, गरीब आदमी जो है रोटी खाए। एक साइकिल महंगी नहीं करना कि उस गरीब आदमी की सवारी है, उसको पेट्रोल भी समझ। और तीसरी बात उन्होंने की थी कि सिनेमा का टिकट नहीं बढ़ाना। यानी कि ये देखें, एक चीज़ फीलिंग्स थी कि ये अवाम को कम से कम ये चीज़, उसके इतना हकूक तो पूरे किए जाए। पाकिस्तान में कहाँ है, आपने बांग्लादेश की बात की है, ईस्ट पाकिस्तान की अलहदा हुआ, तो उसमें यही था कि
असम्बली का इजलास वहाँ होना था। एक देखें एक जिद की वजह से जिद कि वो इजलास वहाँ नहीं टाइम पे बुलाया गया, तो उसकी वजह से पाकिस्तान दो लफ्त हुआ। तो ये मतलब आज पाकिस्तान के 80% अवाम ये समझते हैं कि ना शेख मुजीब गद्दार था, ना वली खान गद्दार था, ना अपना ये मतलब हमारे सियासत में हम गद्दारी का इस्तेमाल कर नहीं सकते। सर्टिफिकेट तो हम यूं बांटते हैं जैसे सियासत में गरीबों को धक्के नहीं पड़ते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब ये मैं अकबर मुफ्ती का देख लें, गद्दार तो वैसे करार देना और किसी को नहीं गद्दार करार दिया, आपने मादरे मिलत को गद्दार करार दिया, उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते थे। और मादरे मिलत को जो है ना अपने किस तरीके से उनको रखा है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है, जब कायद का जो पाकिस्तान था उस वक्त रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जो हमारी माशाल्लाह टीम आई, करारदाद मकासिद का बिल पेश किया गया और इस पाकिस्तान को निला धुला कर इस्लाम का चोगा पहना कर इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। बिल्कुल सही, समझे। अब मुझे बताएं कि खाली एक्सप्लॉइटेशन से थोड़ी मुल्क चलते हैं दुनिया के अंदर। आज गैर मजहबी सोसाइटी होनी चाहिए, समाज गैर मजहबी होना चाहिए। देखें, पार्टीशन से पहले मुसलमानों की जो हुकूमत 750 पौने 800 साल थी, गंगा जमनी एक तहजीब थी। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई है, कंपनी बहादुर आए हैं और आने के बाद इन्होंने 565 जो रियासतें थी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की और हिंदुओं की मिली हुई, उनको तोड़ना शुरू किया। तोड़ने के बाद 1938 में वॉर होती है, ठीक है जी, ठीक है। और उसके बाद में 45 में बंद हो जाती है वॉर। अब उसके बाद क्योंकि कमर टूट गई थी बरतानिया की, उन्होंने रिलीज किया है, कोई आज़ादी नहीं दी। आज भी एजेंडा उन्हीं का IMF की, हम कोई आज़ाद नहीं है, तो हम आज भी गुलाम हैं। और ये जो हमारी रियासत है, हमारी जो पार्लियामेंट है, ये तमाम उन्हीं के एजेंडे के ऊपर काम करते हैं, उनके गुमाश्ते हैं, उनके पे रूल पर हैं, उनके इशारों पे पॉलिसियां बनाते हैं, उनके कहनों पे चलते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, मैं क्योंकि एक खुला डुला बंदा हूँ, वर्ल्ड सोशल फोरम हो रहा है, ठीक है, दुनिया में, तो मैं जैसे कि तमाम दुनिया के हुक्मरानों का UNO बन गया, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा। तो इस तरीके से 2004 में वर्ल्ड सोशल फोरम बना था। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या था? सिविल सोसाइटी के लोग थे, पीस एक्टिविस्ट थे, मजदूर थे, यूनियन के लोग थे, छोटी मोटी मजदूरों की यूनियनें थी और पूरा समाज था गरीबों का, ठीक है जी। कॉरपोरेशनों में काम करने वाले, हॉस्पिटलों में काम मजदूर जिन्हें रोटी बड़ी मुश्किल से मैसर आती है, उनके प्रॉब्लम थे। यानी वर्ल्ड सोशल फोरम ये हमारा वजूद में आया था। एक तस्वुर था ये अफ्रीका के कुछ लोगों का, कुछ पढ़े लिखे लोगों का। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ वर्ल्ड से, बल्कि UNO से ये कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड सोशल फोरम का एक बैच जो है वो तश्कील दिया जाए UNO में, ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है इस मुल्क के गरीब और सिविल सोसाइटी को इख्तियार मिल जाए, उनके प्रॉब्लम का हल आपसे लिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल होना तो ऐसा चाहिए, मगर होगा नहीं बदकिस्मती से, क्योंकि जो ऊपर हमारे मुसल्लत है हुक्मरान, वो अवाम को ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह। अब सुप्रीम कोर्ट को जो है ना एक डिसीजन दे देना चाहिए। ये बहानेबाजियाँ कि फौज मसरूफ है, 247 के कहाँ 245 है, मतलब कहाँ डिप्लॉयमेंट है, कहीं नहीं है। मतलब एक फिर ये कि फंड्स नहीं, ये सब बहानेबाजियाँ बहानेबाजी। सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दे ताकि हम कौम जो है वो इस क्यास से निकले और फिर हम एक लहे अमल जो है ना वो कौम जो है अख्तियार करे कि अब कौम ने करना क्या। क्योंकि इस तरह जो है ना ये मुल्क जो है तनाजुल की जानिब बढ़ रहा है और ये जो अफरा तफरी है ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं। इससे बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे। सुप्रीम कोर्ट क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट इंसाफ की है, ये इंसाफ ये कानून की नहीं है। हाँ, नहीं सुप्रीम जहाँ से सारे डिसीजन आते हैं। अभी उन्होंने देखें जो इन्होंने जो बिल बनाया था सुप्रीम कोर्ट के वो सो मोटो के खिलाफ, तो वो भी सदर साहब ने वापस भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रोक दिया। लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना
इंसाफ फराहम करने का इदारा है। हाई कोर्ट जो है वो लॉ की अदालत है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्टिस की, इंसाफ की अदालत है, जहाँ पे कानून और इंसाफ का टकराव भी हो जाए अगर, तो इंसाफ की बात को माना जाता है। पूरी दुनिया का एक मुसल्लमा असूल है कि कानून और इंसाफ का टकराव, तो इंसाफ, इस कौम को अगर खुदारा आपने इंसाफ देना है तो इसको जल्द से जल्द डिसीजन दें और आप कह दें कि बस अब इलेक्शन होना है या आप सब घर जाएं, फिर मुल्क जैसे उम्मीद है कि चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अच्छा डिसीजन देगी जो इस लोगों के, पाकिस्तान के लोगों के हक में होगा, इंशाल्लाह। जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी होगी। तो अदरीस तबस्सुम साहब, बड़ी मेहरबानी है, आपने टाइम दिया। फारूक रज़ा साहब, आपका शुक्रिया, आपने हस्ब आदत और हस्ब रूटीन प्रोग्राम में शिरकत की। तो दोस्तों, इसके साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।